हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12 अप टू क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोर्ड पे सॉल्व किए थे। 17 का मैंने हिंट दिया था क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटॉन in a radius of 0.53 angstrom unit around in an hydrogen atom। एक हाइड्रोजन एटम, देखिए बेटा हाइड्रोजन एटम क्या होता है आप जानते हैं। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक ही पार्टिकल, अब एक प्रोटॉन तो है ही है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर यहां कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करके दिखाइए सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सिस्टम की। इट्स अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे ये कहा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो पोटेंशियल हम फर्स्ट पार्ट में डिटरमिन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में काइनेटिक को लेके कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक डिटरमिन करेंगे, फिर हम टोटल एनर्जी डिटरमिन करेंगे, और फिर आपसे यह पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच करके अगर मैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाऊं, मतलब जहां पे इसका असर ना हो, इसके फील्ड से इसको बाहर ले जाऊं, यहां से इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो बताइए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें यह चीज आपसे जरूर कही गई थी, ए पार्ट, और ये था बी पार्ट। इसमें आपको यह कहा गया था कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे सिस्टम की एनर्जी 0 होगी। 0 कहां होगा, इन्फिनिटी पे, जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, इनफाइनाइट। वो तो हम जनरली वैसे भी जानते हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन पे ही एनर्जी को हम 0 कंसीडर करते हैं, तो इसलिए इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन सेकेंड पार्ट में कुछ नया ऐड किया गया। इन्होंने कहा अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे ना लेकर एट अ डिस्टेंस 1.06 एंगस्ट्रॉम यूनिट पे अगर आप 0 एनर्जी माने, तो फिर इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन में सिंपली कहा गया, फिर पार्ट ए और बी के आंसर्स में क्या चेंज आनी चाहिए, तो वो सब कुछ हम डिटरमिन करेंगे अभी, राइट। सॉरी, सबसे पहले बेटा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस E माइनस E। आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में साइन लगाना जरूरी है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा तो फाइनली ये एनर्जी होगी माइनस के ई का स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस के हो गया 9 × 10⁹ ई का स्क्वायर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन आर। अब ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने एसआई सिस्टम में ली है, तो एनर्जी भी एसआई सिस्टम में ही आएगी, और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 जूल। बट क्वेश्चन में कहा था आप इसको जूल में ना एक्सप्रेस करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करें। वैसे भी अगर आप जूल में एक्सप्रेस करते तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻19 के ऑर्डर की आती, तो वो बहुत छोटी वैल्यू रहती। तो छोटी एनर्जीज के लिए हमारे पास एक कन्वीनियंट यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटा, ये अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके ग्रुप में पोस्ट किया, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की न्यूमेरिकल वैल्यू से, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको इस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी डिटरमिन कीजिए, तो हमने क्या किया, हमने इस एनर्जी को जो कि जूल में आ रही है इसको दोबारा डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻⁻19 से। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 और यहां पे इसका स्क्वायर था न्यूमरेटर में, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये एनर्जी की वैल्यू निकल के आ रही है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी निकल के आ गई, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। चार्जेस कौन से हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, जब इनके बीच की सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। अब याद कीजिए बेटा, मैंने पहले भी बार बार ये डिस्कस किया है, 11th में भी डिस्कस किया था, अभी 12th में भी डिस्कस किया था अपने वीडियोस में, कि अगर
चार्जेस अनलाइक हों तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है। देखिए यहां पे भी अनलाइक चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। या ये कहा था कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है दैट सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम का मतलब दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रही है। वैसे भी अनलाइक चार्जेस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ही होगी। सो जब जब अट्रैक्शन होगी तब तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एनीवे ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के। यहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिया। सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों लिया, नेगेटिव साइन यहां नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। याद होगा 11th में भी डिस्कस किया था। या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कब जीरो है, जब बॉडी के पास मोशन नहीं है, क्योंकि ये मोशन वाली एनर्जी है। और जब बॉडी के पास मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। चलिए, तो हाफ ऑफ 27.2 कितना आ जाना चाहिए, 13.6। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है यहां इस ऑर्बिट में तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है और इतनी काइनेटिक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी डिटरमिन करें तो वो इन दोनों का सम होना चाहिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक 13.6, पोटेंशियल -27.2, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये उतनी है जितनी काइनेटिक है। हाँ, काइनेटिक पॉजिटिव थी तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। काइनेटिक प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर लेके जाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो कहां पे होगा, जब आप इनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएंगे। तो जीरो एनर्जी कहां पे होगी, जब हम इनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, अगर आप इसको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएं, इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर दें इस पेरेंट न्यूक्लियस से, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा ई, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। याद होगा आपको क्या होता है, जितनी चेंज इन एनर्जी आती है। सो फाइनल एनर्जी कितनी है, जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाओगे तो बेटा एनर्जी जीरो हो जाएगी। और फिलहाल एनर्जी कितनी है, -13.6। तो जीरो में से माइनस करो -13.6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास आंसर आ चुका है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और ये बेटा एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आपको डायरेक्ट ये वैल्यू मिल चुकी है, क्लास 12th में आपकी बुक 2 में हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल हमारे पास आ गया कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए। अब इसके बाद हमसे ये कहा गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो है, हम जानते हैं इंफिनिटी पे जीरो होती है, उन्होंने कहा रेफरेंस लेवल इंफिनिटी को ना लेके एक ऐसे पॉइंट को लिया जाए जिसकी सेपरेशन, जिसका डिस्टेंस यहां से कितना है, 2r। 2r क्यों कह रहा हूं, क्योंकि r को मैंने लिखा था 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्वेश्चन में ये कहा कि जीरो लेवल कब लिया जाए, जब दोनों के बीच की सेपरेशन 1.06 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। तो चूंकि 1.06 इसका डबल है तो मैंने इसको 2r लिख दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। तो जब ये इस पोजीशन पे है कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2r है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट इज -12 ke²/r, इजंट इट, -12। कैसे, बिकॉज बस r की जगह 2r आ गया यहां पे, तो इसका हाफ हो गया कि नहीं। तो वहां पे अगर 27.2 आ रही है तो हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ u इसलिए मैंने लिखा, इसको लिखा ur, उसको लिखा u ओरिजिनल जो थी। तो हाफ ऑफ u, या आप ऐसा भी कह सकते हो हाफ ऑफ u एट q, तो वो -13.6 आ गई, राइट। अब यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, देखो यहां से लेके यहां तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, जो यहां पे एनर्जी है और यहां पे कुछ एनर्जी है। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां तक लाने का वर्क डन कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल यहां पे है तो पक्की बात है यहां पे कितनी हो जानी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी एक पोजीशन में इस चार्ज को इंफिनिटी पे लेके जाए, इंफिनिटी से यहां लाने का वर्क डन। इंफिनिटी क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो होती है। अब जीरो कहां पे है, r पे है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, r से q तक लाने का वर्क डन।
R से Q तक लाने का वर्क डन, और वो वर्क डन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा। फिलहाल एग्जिस्टिंग सिचुएशन में Q पे और R पे एनर्जी कैलकुलेट की, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये आ गया। तो फिर इतना वर्क डन होता, अगर इतना वर्क डन होता तो यही नई वाली पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है आपकी। तो पार्ट ए का आंसर जो है, अगर जीरो लेवल यहां पे ले तो वो क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जीरो इंफिनिटी पे ना होके 1.06 एंगस्ट्रॉम यूनिट की सेपरेशन पे एनर्जी जीरो है, तो यहां आके एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आते हैं पार्ट बी के आंसर पे। पार्ट बी में हमने काइनेटिक भी ऐड की है, तो फिलहाल काइनेटिक को K डैश लिख रहा हूं। तो K डैश अगेन क्या होगा, जैसे वहां पे क्वेश्चन में कहा था, हाफ ऑफ पोटेंशियल, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल ओनली, साइन नेगेटिव नहीं होगा काइनेटिक में, ठीक है। तो इसका हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करो, 6.8 में ऐड करो -13.6, तो टोटल एनर्जी फिर से कितनी आ गई, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे वहां पे टोटल काइनेटिक के नेगेटिव थी, काइनेटिक +13.6 थे और टोटल -13.6, सिमिलरली यहां पे काइनेटिक +6.8 है और टोटल कितनी है, -6.8, राइट। अब इसको इनफाइनाइट सेपरेशन पे, अब इसके लिए यही इनफाइनाइट सेपरेशन है, इसको डिटैच करना मतलब जहां इसकी एनर्जी जीरो है। तो अब कितना वर्क डन होना चाहिए, अगेन फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल कितनी है, जीरो, इनिशियल कितनी है फिलहाल इस ओरिएंटेशन में, यहां पे -6.8 माइनस करोगे तो +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन की, सेकंड पार्ट में काइनेटिक कैलकुलेट की, दोनों को ऐड किया, टोटल मिली, फिर पूछा था वापस इन्फिनिटी पे लेने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो जितनी टोटल एनर्जी है इसको बाहर लेके जाने के लिए, ठीक, हमने क्या किया, वर्क कितनी एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हमें पता चल गया इतना वर्क डन। और ये वर्क डन ठीक इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। और यहां पर भी देखो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे तो वो कहां चला जाएगा, वो इन्फिनिटी पे, मतलब पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच हो जाएगा। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डबल कर दें, क्योंकि जितनी काइनेटिक है उतनी एनर्जी और ऐड करोगे तो वो कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब उसको हमने डिटैच कर दिया पेरेंट न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के फील्ड से उसको बाहर लेकर गए, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी डबल करने पे ये बाहर चला जाता है। सेकंड पार्ट में जीरो लेवल यहां पे लिया था, तो यहां से यहां तक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, वर्क डन कैलकुलेट किया। अगर जीरो यहां पे है तो यहां पे जितना वर्क डन होगा यहां से यहां लाने का, उतनी ही इसकी पोटेंशियल होगी। अगेन काइनेटिक कैलकुलेट कर ली, उसका हाफ, दोनों को ऐड किया टोटल, और कितना वर्क डन लगेगा फिर से इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस -6.8। सो दिस इज योर आंसर, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया एक H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बचा H2 पॉजिटिव आयन। अभी भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर H2 होगा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्वेश्चन में कहा दोनों प्रोटॉन्स के बीच की सेपरेशन है 1.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सेपरेशन दोनों प्रोटॉन से बराबर है, कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट फ्रॉम ईच। आपको डिटरमिन करनी है इन 3 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको दिया था, उसके बाद कहा था अगर 2 से ज्यादा होंगे तो पॉसिबल पेयर्स बनाइए, हर पेयर पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, K Q1 Q2 by R, और तीनों एनर्जीज को एड अप कर दीजिए। हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो चलिए जरा यहां पे देखते हैं। सो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, यही आनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। K कॉमन हमने पहले इसलिए बाहर रखा है इसको। अब देखो Q1 Q2 दोनों चार्जेस प्लस E दोनों प्रोटॉन्स है, तो ये हो गया E का स्क्वायर अपॉन सेपरेशन इज 1.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। Q2 Q3 एक प्लस E एक माइनस E, तो प्लस E इंटू माइनस E इज माइनस E का स्क्वायर, और इनके बीच की सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देन Q1 Q3 में भी सेम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस माइनस E स्क्वायर आ गया, एक प्लस E है एक माइनस E, और सेपरेशन होगी 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। अगले स्टेप में मैंने E स्क्वायर भी कॉमन आ रहा तो इसको बाहर ले आए। अब डिनोमिनेटर में ये SI यूनिट में नहीं है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में है वैल्यूज, तो इसको अगर SI में कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को करेंगे, तो वो फैक्टर मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, ठीक है, कॉमन आ गया। कन्वर्जन फैक्टर 10 टू द पावर -10 हमने बाहर लिखा। अंदर क्या बचा, 1/1.5, यहां से -1 और यहां से -1, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल में। अगेन
मैंने बोला अभी एटॉमिक लेवल पे जब हम एनर्जीज को मेजर करते हैं तो जूल बहुत लार्ज यूनिट है इनके लिए, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, ये k आ गया 9 × 10⁻9 इंटू ई का स्क्वायर। व्हाट इज ई का स्क्वायर? 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर होगा, अपॉन ये आ गया 10⁻−10, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज यहां आ गई 1/1.5 -1 इज -2। अब मैंने डिवाइड अगेन कर दिया इसको 1.6 इंटू 10⁻−19 से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एनर्जी या एक्सप्रेस द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए बेटा ये और इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते ये वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो बेटा इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया दो कंडक्टिंग सफेयर्स को आपस में कनेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। दोनों के रेडियाई हैं स्मॉल a स्मॉल b से डिनोट किए गए। हाँ, दोनों के रेडियाई अनइक्वल है, एक बड़ा सफेयर है एक छोटा सफेयर है। तो आपको यह प्रूव करना है फाइनली कि छोटे सफेयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी EA वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू EB। हर जगह इसकी डायरेक्शन अलग होगी, यहां इधर डायरेक्टेड होगा, यहां इधर, वैसे यहां इधर हर जगह पे, बट किसी एक पॉइंट पे हमें बताना है इस चार्ज सफेयर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस, राइट। देखिए बेटा दोनों पे चार्जेस हैं, जैसे ही हमने कनेक्टिंग वायर से एक कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट किया तो कंडक्टिंग वायर में से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस की टेंडेंसी क्या है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करना। दोनों में से कोई जरूरी नहीं इधर से इधर या इधर से इधर, डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल हाईयर था। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज ट्रेवल करेगा, कब तक ट्रेवल करेगा? जब तक दोनों के सरफेस का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अपने आप इनका पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए, VA शुड बी इक्वल टू VB। अगर A और B का पोटेंशियल बराबर हो गया तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो चार्ज सफेयर या कंडक्टिंग सफेयर, क्योंकि कंडक्टिंग सफेयर हमेशा हॉलो सफेयर की तरह बिहेव करता है, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। तो उसके लिए फॉर्मूला KQ/R। सो KQA अपॉन इसका रेडियस क्या है A शुड बी इक्वल टू VB क्या होगा KQB अपॉन रेडियस क्या है B। K कैंसल आउट हो गए तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया QA अपॉन QB इज इक्वल टू A अपॉन B। मतलब हम सीधा सीधा ये भी कह सकते थे यहां पे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस A, या चलो इसको R लिख देता हूं, कैपिटल R। और ये हम इस लॉजिक के बिना भी कर सकते थे। आपको याद होगा पोटेंशियल दोनों का बराबर है, तो हमने कहा जब पोटेंशियल बराबर होता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हॉलो चार्ज सफेयर या किसी कंडक्टिंग सफेयर की कैपेसिटी क्या होती है 4πε0R। तो हम ये कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब QA अपॉन QB मस्ट बी इक्वल टू A अपॉन B। तो आप यहां से इस बेसिस पे भी ये कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं EA अपॉन EB। अगेन फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर लगाएंगे। सो KQA अपॉन A स्क्वायर अपॉन KQB अपॉन B स्क्वायर। K और K कैंसल आउट हो गए तो ये आ गया QA अपॉन QB इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 QA अपॉन QB की वैल्यू क्या है A अपॉन B। ये A और A का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, B और B का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली एक्सप्रेशन आ गई EA अपॉन EB इज इक्वल टू B अपॉन A। मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, कि अगर आप दो सफेयर्स को कनेक्ट करते हैं, एक का रेडियस ज्यादा है एक का रेडियस कम है, तो छोटे वाले सफेयर के सरफेस पे जिसका रेडियस छोटा है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। या इसको इस तरीके से देख लीजिए, जैसे डायग्राम में दिखाया B इज ग्रेटर देन A। यहां B बड़ा है, राइट साइड पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो लेफ्ट साइड पे भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, दैट मींस EA इज ग्रेटर देन EB। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सफेयर A इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सफेयर B, राइट। और एक चीज और आपको याद होगी, जब गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन में हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ हॉलो चार्ज सफेयर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में भी, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं EA इज ग्रेटर देन EB, मतलब सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हाईयर होगी एज कंपेयर टू इसका सरफेस। तो छोटे सफेयर के सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हाईयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाईयर है, ठीक है। और
यही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स में एक पॉइंट हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अगर कोई शार्प पॉइंट्स हैं, इस तरह का कंडक्टर मैंने बनाया था, कुछ शार्प पॉइंट्स दिखाए थे और बोला था शार्प पॉइंट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाईयर है, यहाँ चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक साइड ये बड़ा स्फेरिकल सरफेस और ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको भी आप छोटे छोटे स्फेयर मानो कि आपस में ये कनेक्टेड है, ये कंडक्टर है बीच में, कनेक्टिंग वायर का रोल प्ले कर रहा है। तो जहां शार्प पॉइंट्स हैं उनको आप छोटे छोटे स्फेयर मान लो, जिनका रेडियस स्मॉल है, तो उनके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी भी हायर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हायर होगी, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में यू आर गिवन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। आपको बताया गया एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और इन दोनों की लोकेशन गिवन है 0 0 a और 0 0 माइनस a। जिस पॉइंट पे ये लाई कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 0 a एंड 0 0 माइनस a। तो देखिए x और y कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, तो z कोऑर्डिनेट है। तो प्लस क्यू, इसका मतलब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कहां लाई कर रहे होंगे, z एक्सिस पे। ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे 3 डायमेंशनल डायग्राम मैंने 2D में ड्रॉ किया बोर्ड पे, तो आपको समझना ये z एक्सिस यहां नहीं है, एक्चुअली ये आउटवर्ड्स है, इधर है। बट 3D को जब 2D में प्लॉट करते हैं तो इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है। तो x यहां है, y यहां और z एक्सिस इधर है। तो z एक्सिस पे प्लस a पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस q और पीछे माइनस a, इस पॉइंट पे एक चार्ज है माइनस q। तो ये सिस्टम डायपोल बना कि नहीं, ये देखिए जरा, प्लस q अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब बेटा आपसे कहा गया है कि आपको पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करनी है 2 पॉइंट्स पे, एक 0 0 z और एक x y 0। तो सबसे पहले हम आते हैं 0 0 z पे। तो z एक्सिस पे कोई एक जनरल पॉइंट लिया मैंने जिसकी वैल्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 z। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए z एक्सिस इसकी एक्सियल लाइन है। तो हम पॉइंट कहां ले रहे हैं, एट द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट चलिए फिर भी करते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करनी है, देखिए हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a है, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं हमें। उसके बाद अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है, कोई ना कोई चार्ज। तो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल जो होगा उसको मैंने नाम दे दिया v पॉजिटिव, और माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज v नेगेटिव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है kq/r। तो प्लस क्यू के लिए k इंटू प्लस क्यू अपॉन r। अब देखो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस z माइनस a होना चाहिए, यस और नो। तो प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस है z माइनस a। सिमिलरली माइनस क्यू से डिस्टेंस ये a और ये z, तो ये डिस्टेंस z प्लस a हो जाएगा, और चार्ज माइनस क्यू है तो यहां माइनस साइन लगाना जरूरी है। बार बार कहता हूं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो आप अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, लगाना जरूरी है, ठीक है। k और q कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1/z माइनस a माइनस 1/z प्लस a। इन दोनों का एलसीएम दिस इनटू दिस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां इसके न्यूमरेटर में आ गया z प्लस a माइनस इसके न्यूमरेटर में आ गया z माइनस a। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये साइन नेगेटिव है बाहर, तो z और ये माइनस z हो जाएगा कैंसल आउट, ये a है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा a प्लस a इज ट्वाइस a, और q इंटू ट्वाइस a क्या होता है p। सो फाइनली फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, kp अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जनरल हम एक्सियल लाइन पे वैसे भी कहते हैं इट इज kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये r हो गया, ये बेसिकली z क्या हो गया, r, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। दूसरा, इसी में एक और चीज आपसे कही गई थी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यहां ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 z। एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y एंड 0, मतलब z कोऑर्डिनेट 0 है, तो पक्की बात है वो पॉइंट कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा होगा। मान लीजिए ये z एक्सिस इधर है, जो मैंने डायग्राम में शो किया, ये तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये z एक्सिस है, तो ये डायपोल इसी का लॉन्ग है। तो एक्स वाई प्लेन में किसी एक जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, x y 0, तो वहां पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो देखिए एक्स वाई प्लेन उसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन होगा कि नहीं, और इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। सो इस पॉइंट एक्स वाई 0 पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन
जेड एक्स अपना इस डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, क्योंकि डायपोल की लेंथ कहां पे है, इसकी लेंथ जेड एक्सिस के अलॉन्ग और इसका मिड पॉइंट कहां कोइंसाइड कर रहा है, ओरिजिन पे। तो इसके मिड पॉइंट से पास करने वाला एक प्लेन एक्स वाई प्लेन इसका इक्वेटोरियल प्लेन होगा, और इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहती है, 0। ये हमने ऑलरेडी डिटरमिन किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कहा गया इस रिलेशन को जनरलाइज करो इफ r अपॉन a इज मच लार्जर एज कंपेयर टू 1। अब r क्या है, r है जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो जहां पे जो डिस्टेंस यहां पे हमने z से डिनोट किया था, z की जगह अब हम क्या लिखेंगे, r। तो v एट एनी जनरल पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। If r upon a is much larger than 1, that means r is much larger than a. If r is much larger than a, then r square minus a square. तो r का स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा a के स्क्वायर से, isn't it? बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि इसके मुकाबले में हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये जस्ट क्या बचेगा, r स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला रेड्यूस होके किसमें आ जाएगा, kp अपॉन r स्क्वायर। और वैसे भी इन जनरल हमने पढ़ा था डायपोल के केस में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, फिर आप एक्सियल लाइन की बात करें या किसी भी जनरल पॉइंट की, राइट। ये बात समझ आ गई बेटा। अब इसके बाद सी पार्ट, आपको पूछा गया वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अनदर चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू -700। देखो 500 पॉइंट कहां लाई करेगा, कहीं यहां पे लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। सपोज ये पॉइंट है 500 और दूसरा पॉइंट है z एक्सिस पे -700। तो एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लेकर आना, बताओ जी कितना वर्क डन होगा। तो चार्ज पार्टिकल को मूव करने का वर्क डन हमेशा क्या होता है, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट y एक्सिस पे, इनिशियल पॉइंट x एक्सिस पे, दोनों इक्वेटोरियल लाइंस है कि नहीं, ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है, तो इसलिए फाइनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है और इनिशियल पॉइंट पे भी 0 है। तो फाइनली ये वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो सी पार्ट का आंसर है 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों का पोटेंशियल 0 है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि अगर आपका पाथ कोई और रहे, आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करें या किसी और पाथ, तो आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करें बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यू आर गिवन अ क्वाड्रापोल। अब ये क्वाड्रापोल क्या चीज है, ये 4 पोल्स मतलब 4 चार्जेस का सिस्टम है। सिंपल वर्ड्स में कहें, 2 डायपोल को ऑपोजिट पोलैरिटी, जैसे इसकी डायपोल मोमेंट, इसकी डायपोल मोमेंट इधर है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नेगेटिव यहां पे और पॉजिटिव यहां, इसकी डायपोल मोमेंट इधर एक्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह 2 डायपोल्स को ज्वाइन कर दे तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्वाड्रापोल। अब इस क्वाड्रापोल के कॉमन एक्सिस पे कोई एक जनरल पॉइंट लिया P, जिसका डिस्टेंस है यहां से r, इन दोनों के कॉमन सेंटर से r। तो यहां पे इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको कंपेयर करना है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया अभी, और देन पोटेंशियल ड्यू टू अ मोनोपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ मोनोपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, kq/r। ड्यू टू अ डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज हमने पढ़ा kq/r, मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r इन केस ऑफ अ मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज। इन केस ऑफ डायपोल अभी हमने कहा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इन केस ऑफ अ डायपोल। अब बात करने जा रहे हैं क्वाड्रापोल के केस में ये रिलेशन क्या आता है। हाँ, ये सभी कंडीशंस किस केस में है, व्हेन r इज मच लार्जर एज कंपेयर टू a। तो यहां पे क्वाड्रापोल के केस में देखते हैं पोटेंशियल की डिपेंडेंस कैसी आती है। देखिए मोनोपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, डायपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्वाड्रापोल में क्या आएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आनी चाहिए, ठीक है। चेक करके देखते हैं कैसे। तो अब हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल डिटरमिन करना है। पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, किसी ना किसी चार्ज की वजह से। कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो चारों चार्जेस की वजह से हम वहां पोटेंशियल ऐड अप करेंगे। तो पहले इस प्लस क्यू की वजह से वहां पोटेंशियल कितना, ये होगा के क्यू अपॉन, यहां से डिस्टेंस यहां का कितना, ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस a है, के क्यू अपॉन r प्लस a, इजंट इट। प्लस एक और चार्ज पॉजिटिव है, के क्यू अपॉन, अब यहां से इसका डिस्टेंस देखो, यहां से इस, तो यहां से डिस्टेंस r था, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, r माइनस a होगा कि नहीं, राइट। प्लस
अब ये दो नेगेटिव चार्जेस एक ही लोकेशन पे, तो क्यों ना इनको इकट्ठा ले लें, k इंटू माइनस टू क्यू, नहीं तो अलग अलग से भी ले सकते थे, k इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस k इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। अब इन दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट P से r है, तो इन तीनों को हमें ऐड करेंगे तो हमें नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिल सकती है, राइट। चलिए जरा करके देखते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो k q कॉमन आ रहा है, यस और नो। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन r प्लस a प्लस 1 अपॉन r माइनस a माइनस 2 अपॉन r, यही आ रहा है। अब इनका एलसीएम लेके देखो, देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो r इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो वो आ जाएगा r इंटू आर माइनस ए, इजंट इट। इसके न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस r इंटू आर प्लस ए, इजंट इट। माइनस 2 टाइम्स इसके न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इजंट इट। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए जरा के क्यू, अब देखते हैं यहां पर क्या वैल्यूज आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एज सच लिख देते हैं, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर पे देखते हैं, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर माइनस ए आर प्लस आर स्क्वायर, फिर प्लस ए आर, फिर माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, यही आ रहा है बेटा, यस और नो। तो देखिए बेटा, यहां से ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये माइनस ए आर और प्लस ए आर कैंसल आउट हो गया। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू आर जस्ट लेफ्ट विद ट्वाइस ए स्क्वायर। क्या बचा? ट्वाइस ए स्क्वायर। तो क्या अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज के इंटू क्यू इंटू ट्वाइस ए स्क्वायर है ना, तो ट्वाइस ए इंटू ए लिख सकते हैं अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, राइट। तो क्यू इंटू ट्वाइस ए पी होता है डायपोल मोमेंट। तो फाइनली पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रापोल का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, दैट इज के पी ए, ये हो गया पी अपॉन आर टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये क्वाड्रापोल की वजह से किसी ऐसे पॉइंट पे, पॉइंट पी जो हमने डायग्राम में इंडिकेट किया, वहां पे अगर हम पोटेंशियल डिटरमिन करें, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इनके कॉमन पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से कितना है, आर, और दोनों डायपोल की लेंथ अपनी ए और ए है। तो इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के पी ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा था, इफ आर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू ए, देन देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज जस्ट आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने वहां पे भी करके देखा। तो जैसे आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, यहां पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो देखिए तब देन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के पी ए अपॉन आर का क्यूब, इजंट इट। This implies that potential due to a quadrupole is inversely proportional to r cube. तो अब आप कंपेयर करके बता दीजिए, ड्यू टू मोनोपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ड्यू टू डायपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड ड्यू टू क्वाड्रापोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, राइट। ठीक है, समझ आई ये बात आपको? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा, अ टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 1 किलोवोल्ट सप्लाई। किलोवोल्ट मींस 1000 वोल्ट सप्लाई। तो इस टेक्नीशियन को एक कैपेसिटर चाहिए जो कि 1000 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया जा सके, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? 2 माइक्रोफैरेड। बट इसके पास नहीं है। इसके पास अवेलेबल बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड है, नंबर 1, एंड नंबर 2, these capacitors cannot withstand more than 400 volt of potential difference। अगर 400 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, V ज्यादा होगा तो प्लेट्स के बीच में फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है, राइट। तो अब हमें कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाना कि हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इस टेक्नीशियन की ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बट इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाले कैपेसिटर अवेलेबल, राइट। वैसे तो 1 और 1 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दे, 2 माइक्रोफैरेड तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप उसको 1000 वोल्ट की सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट करोगे
तो डैमेज हो जाएंगे कैपेसिटर्स, उनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो अंदर से ये कैपेसिटर्स डैमेज हो जाएंगे, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? तो सबसे पहले कैपेसिटी पे ना जाओ, दूसरी रिक्वायरमेंट को देखो। 1000 वोल्ट ये अकेला कितना विथस्टैंड कर सकता है? 400 वोल्ट। तो ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर्स हम सीरीज में कनेक्ट करें? सीरीज में V एड अप हो जाते हैं। मान लीजिए एक कैपेसिटर ऐसा और कनेक्ट कर दिया मैंने यहां पे, अब ये 400 वोल्ट ये विथस्टैंड कर रहा है, 400 ये विथस्टैंड कर रहा है, तो टोटल मिला के कितना विथस्टैंड कर पाएंगे? 800। अभी भी 1000 से कम है, तो अब एक कैपेसिटर हमें कम से कम और कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए ये तीसरा कैपेसिटर भी मैंने कनेक्ट किया, इसके अक्रॉस भी 400 वोल्ट ये विथस्टैंड कर सकता है, सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होंगी, तो तीनों मिला के कितनी होगी? 1200 वोल्ट। 1000 से ज्यादा होगी, बट 1000 बियर कर लेगा कि नहीं? 1000 को तो सह सकता है अब ये अरेंजमेंट, तो हमें कम से कम 3 कैपेसिटर्स को तो सीरीज में लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आप 1000 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस इनको कनेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 3 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो सी सीरीज कितना हो गया? 1/3 माइक्रोफैरड। सीरीज में कैपेसिटेंस कम हो जाती है, अगर सारे आइडेंटिकल हों तो C/N हो जाएगी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी की वैल्यू आ गई 1/3 माइक्रोफैरड। हमें चाहिए थी 2, हमें बढ़ानी थी, यहां तो उल्टा कम हो गई। तो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स के, ऐसे 3-3 कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करना शुरू कर दोगे तो कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो गई। 2 ऐसी रोज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पहले एक की थी 1/3, दूसरे की भी 1/3, कितनी हो जाएगी? 2/3। ऐसी एक रो और कनेक्ट कर दो बेटा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मिलके अब ये मिलके दोबारा कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ऐसी ऐसी 3 रोज को अपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जाके कितनी बनी? 1। अब लेकिन हमें कितनी चाहिए? 2। तो ऐसी ऐसी 3 रोज को हम और आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी 3 रोज को जब आप और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ऐसी ऐसी 6 रोज को कनेक्ट करने के बाद ये जो कैपेसिटी है ये 2 माइक्रोफैरड के बराबर हो चुकी होगी। अब ये 1000 वोल्ट को भी विथस्टैंड कर पा रहा है और इसकी कैपेसिटी भी 2 माइक्रोफैरड हो चुके हैं। तो टोटल हमें कितने कैपेसिटर्स यूज करने पड़ेंगे? 18, राइट। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इस तरह से लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टू बी कनेक्टेड इन वन रो should be equal to n should be equal to 1000/400, क्योंकि 1000 को डिवाइड करो 400 से, क्योंकि एक कैपेसिटर 400 बियर कर सकता है, तो कितने आने चाहिए? ये तो आती है वैल्यू 2.5, बट क्या 2.5 क्या 2.5 कैपेसिटर यूज कर सकते हैं? 2.5? नो, आइदर 2 और 3। तो मिनिमम हमें कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे? 3। जैसे 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए तो इनकी सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C/N तो कितनी होगी? 1/3 माइक्रोफैरड, जो मैं अभी कह रहा था आपको। अब कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मान लीजिए हमने कहा जी ऐसी ऐसी हम m नंबर ऑफ रोज को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। कितनी रोज को? m नंबर ऑफ रोज को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जाके इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो पैरेलल में अगर आइडेंटिकल रोज को हम एक जैसी रोज को कनेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, तो नेट कैपेसिटी होती है m टाइम्स कैपेसिटी ऑफ सिंगल कैपेसिटर। तो यहां आएगा m टाइम्स कैपेसिटी ऑफ सिंगल रो। तो एक रो की कैपेसिटी C सीरीज है, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? C नेट डिवाइडेड बाय C सीरीज। तो देखिए C नेट अपॉन C सीरीज 2/1/3 कितना होगा? 6। तो हमें 6 रोज ऐसी ऐसी पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए हमें? 6 × 3 18 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड, राइट। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नाम भी बताता है। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूं ऑलरेडी आपको मैं ग्रुप में। तो यहाँ पे कैपेसिटी गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 फैरड, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने 0.5 × 10⁻² या 5 × 10⁻³ मीटर। आपको पूछा गया है इतनी कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट्स का एरिया कितना चूज करना पड़ेगा अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ε0a/d है। हमें क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया को एक साइड पे रखिए, तो ये वैल्यू आ गई C × d/ε0। तो कुछ नहीं किया बेटा, सीधा सीधा वैल्यूज पुट किए, C, D और ε0 की, सॉल्व किया, ये आ गया 1.13 × 10⁹ मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसको कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करें 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, यानी कि 10⁻6 मीटर स्क्वायर।
तो अगर किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है, बट हमें तो मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में करना है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 to the power 6 से। तो हमारे पास आंसर आ गया 1130 किलोमीटर स्क्वायर। जस्ट विजुअलाइज दिस वैल्यू कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएं, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन हाफ सेंटीमीटर रखें, 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना लार्ज प्लेट एरिया होना चाहिए 2 फैरेड की कैपेसिटी जनरेट करने के लिए। हर एक प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए 1130 किलोमीटर स्क्वायर। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, सोच के देखो जरा बेटा। सपोज आप एक ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जिसकी हर एक प्लेट का जो एरिया है, लेट अस से दैट इज 30 किलोमीटर 900, हमें चाहिए 1130 किलोमीटर स्क्वायर। सपोज आप स्क्वायर प्लेट्स लेते हैं, तो एक ऐसी स्क्वायर प्लेट लें जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब दोनों साइड्स बराबर होंगी, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर। सोचो 30 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी, इतनी बड़ी बड़ी 2 प्लेट्स लेंगे तो भी इससे कम ही रहेगी, उससे भी ज्यादा एरिया की प्लेट्स आपको लेनी पड़ेंगी, तब जाके इतनी कैपेसिटी क्रिएट होगी, राइट। इसलिए हम कहते हैं फैरेड बहुत लार्ज यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की गई है। प्लेट एरिया गिवन है आपको, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन 2.5 मिलीमीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट करके रख दी। प्लेट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। वोल्टेज गिवन है 400 वोल्ट। आपको बताना था कि प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो एनर्जी स्टोर्ड के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक है Q²/2C, एक है हाफ CV² और तीसरा फॉर्मूला है हाफ QV। तो इसके लिए C तो आपको चाहिए, C के बिना आप Q भी डिटर्मिन नहीं कर सकते, ना तो Q गिवन है ना तो C गिवन है। तो Q निकालना हो तो भी हमें C चाहिए, तो हमने सबसे पहले C की वैल्यू डिटर्मिन की। C इज ε0A/d। अब मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाई है बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ε0 की वैल्यू पता है, एरिया पता है, D पता है, पुट करोगे तो ये वैल्यू आ गई 32 × 10⁻⁻12 फैरेड, या हम ये कह सकते हैं 32 पिकोफैरेड। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ CV², तो 32 पिकोफैरेड, 32 × 10⁻12, V का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे 25 × 10⁻6 जूल, या फिर 2.5 × 10⁻6, या फिर आप कह सकते हैं 2.5 माइक्रो जूल, राइट। थर्ड पार्ट में बेटा इसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 का, उसमें आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे उन वीडियोस में ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड, और उसके साथ ही हमने किया था इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? दैट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर देते हैं, हाफ CV² होगी एनर्जी स्टोर्ड, वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, अगर प्लेट एरिया A है और प्लेट्स के बीच की सेपरेशन D है तो वॉल्यूम A × D होना चाहिए कि नहीं। तो इसको डिवाइड किया हमने, हाफ C की वैल्यू लिख दी ε0A/d इंटू V²/AD। ये A और A कैंसल आउट हो गए। अब ये बचा हमारे पास हाफ ε0 V²/d का स्क्वायर, तो V/d का होल स्क्वायर। व्हाट इज V/d? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फाइनली एनर्जी डेंसिटी, अगर किसी भी स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंटेन्ड है तो पक्की बात है वहां एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ ε0E का स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मैंने 26 डायरेक्टली इसलिए कराया था, क्वेश्चन नंबर 25 का एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आप में से किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, तो वैसे ही कुछ एक क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको शो करना है फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ QE। ये भी मैं ऑलरेडी अपने रेगुलर वीडियोस के अंदर ये प्रूव कर चुका हूं। फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ऑन द सेकंड प्लेट, ठीक है। तो ये पार्ट भी वहां पे कवर हो चुका है। उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा ये भी सफेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी इसका वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सफेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको डिटरमिन करनी है। तो फॉर्मूला अगर आपके पास है, वैल्यूज गिवन है, बस आपको उसकी कैपेसिटी डिटरमिन करनी है, तो वो भी आप कर पाएंगे। अब 31 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे बेस्ड है, वैल्यूज गिवन है, कैपेसिटी आपको डिटरमिन करनी है, ये इसका वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूं मैं।
अब रही बात क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36। तो बेटा इन सब के शॉर्ट वीडियोस मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करने जा रहा हूं, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।